Hello everybody, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about methods of correlation. इससे पहले हमने कवर किया था कि correlation क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, डिग्री क्या है, वो आपको मिल जाएगा इससे प्रीवियस लेक्चर में। एंड पूरी प्लेलिस्ट जो है स्टैटिस्टिक की आपको यहाँ पर मिल जाएगी चैनल पर। ओके, सो प्लीज़ like this video and subscribe to commerce.com for valuable content and lectures. So let's just start this lecture. Okay, so first one slide is all about scatter diagram, graphic and ये जो नाम बताए गए हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं अपने मेथड्स को। सो ग्राफिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, स्काटर डायग्राम एंड ग्राफिक। एंड मैथमेटिकल अगर आपको चाहिए अपना कोरिलेशन, अगर आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पर आपका कोरिलेशन किस तरह का है, तो वो आप बताओगे इन दोनों मेथड से। लेकिन अगर मैथमेटिकली आपको दिखाना है तो कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन एंड लीस्ट स्क्वायर जो मेथड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं ये फर्स्ट 3 मेथड्स। सो लेट्स जस्ट बिगिन with our next slide. So scatter diagram method. Scatter diagram is shows on a graph with few points. तो ये points किसके थ्रू डिफाइन होते हैं? एक लाइन के थ्रू, ठीक है। सो उस लाइन के पास पास जितने भी आपके जो पॉइंट्स बनेंगे उन्हें हम पढ़ेंगे यहाँ स्काटर डायग्राम के अकॉर्डिंग, राइट। अगर वो ज़्यादा पास में है तो कोरिलेशन है, अगर दूर है तो कोरिलेशन नहीं है। और इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यानी कि ये एक लाइन जैसी बन रही है ना, अगर इस तरह भी है, मान लो यहाँ पर पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ है और लाइन है इस तरह, तो ये पॉइंट्स अगर पास पास हैं इस लाइन के तो भी हम बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के पास में पॉइंट है। तो वो किस तरह का हमारा कोरिलेशन हुआ वो हमने पहले डिग्रीज में कवर कर लिया, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ होंगी। सो स्काटर डायग्राम इज सिंपलेस्ट टूल ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन। वो कैसे? दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डॉट डायग्राम या डॉट ग्राम या स्काटर ग्राम भी बोलते हैं इसे। सो फर्स्ट पॉइंट जो बताता है कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों। सो इफ़ द पॉइंट प्लॉटेड ऑन वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर वो बिल्कुल पास में है एक दूसरे के, इट इज़ हाई कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कैसा होगा? हाई होगा। यानी कि अगर x एंड y दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो पास पास में हैं तो कोरिलेशन हाई होगा, लेकिन अगर दूर है तो उसका उल्टा होगा, राइट, यानी कि पुअर होगा। इफ़ द पॉइंट ऑन द डायग्राम शोज अपवर्ड और डाउनवर्ड टर्म, या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो वो एक उनके बीच में कोरिलेशन है। ये तो चीज़ है कि कोरिलेशन है, बट इन केस ऑफ नो टेंड इज शो। लेकिन अगर किसी तरह का कर्व ही नहीं बन पा रहा, यानी कि इस तरह का कुछ बन जाए, तो वो क्या है? वो कोरिलेशन नहीं हो सकता। या फिर कुछ भी पॉइंट्स इस तरह फैले हुए हैं, कोई लाइन या कर्व बन ही नहीं पा रहा, तो उस केस में क्या होगा? वहाँ कोरिलेशन नहीं है। ओके, तो वो अनकोरिलेटेड हुए। इफ़ देयर इज़ अपवर्ड टेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, द कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव। अगर वो उसका रिवर्स, अगर वो नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? वो हो जाएगा नेगेटिव। इट्स क्लियर? The correlation would be perfect or equal to if all the points on a straight line. जैसे यहाँ पर एक straight line में सभी points हैं, तो ये कैसा है? या तो बिल्कुल perfect पॉजिटिव है या perfect नेगेटिव है। लेकिन अगर उस लाइन से दूर है, कुछ दूरी पर हैं, तो वो हमारे अलग अलग तरह के हो जाएंगे। यानी कि वो कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन तो ये वाला है जहाँ पर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, राइट। तो आपको ये समझ में आया? ओके, सो दिस इज द स्काटर डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट वन इज ग्राफिक मेथड। तो यहाँ ग्राफिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? जितने भी पॉइंट्स बनते हैं ना, उनको एक
लाइन ऑफ बेस्ट फिट के थ्रू नहीं, बल्कि उन्हें हम डायग्राम पर जैसे कि हर एक पॉइंट को अलग दिखाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो आपस में क्लोज हैं या नहीं है, राइट। सो इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर वी विल गेट टू कर्व्स, यानी कि हम x और y दोनों की वैल्यूज़ को हम अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो यहाँ पर हमें दो कर्व मिल रहे हैं ऑन फॉर x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। इस तरह से अलग अलग दोनों की इंडिविजुअली मिल गए। बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन एंड क्लोजनेस, अब इनकी डायरेक्शन की किस तरफ जा रहे हैं और कितने क्लोज हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, और है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर वो पास में है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोरोग्राम या फिर सिंपली ग्राम मेथड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। सो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है कोरिलेशन की, जिसे कार्ल पियर्सन जो कि बहुत रेप्यूटेड स्टैटिस्टियन थे, 1890 में इन्होंने प्रपाउंड किया था या इंट्रोड्यूस किया था एक फॉर्मूला टू डिफाइन कोरिलेशन, टू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन दी टू सीरीज। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया और उस वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है कोरिलेशन के लिए। तो ये एक फेमस मेथड है कोरिलेशन का, तो इसे ज़रूर पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, सो तो पहली चीज़ यहाँ है जो हमने बता दी कि किसने दिया, कब दिया। सो इट कंस्ट्रक्ट अ वेल सेट ऑफ फार्मूला बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें जो आंसर या कोरिलेशन निकल के आएगा वो मैथमेटिकल फॉर्म में होगा। सो नाउ मूव टू दी अजम्पशन। तो अजम्पशन में क्या है, लीनियरिटी, यानी कि लीनियर होने चाहिए दो जो एक लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए दो वैल्यूज़ के अंदर या दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में। इफ़ टू वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन स्कैटर डायग्राम द स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड। तो अगर इस तरह से हम उन्हें बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि या तो वो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में जाने चाहिए वो। तो लीनियरिटी आपको क्लियर हुआ। नाउ लीनियरिटी को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि लीनियर नॉन लीनियर कर्व कैसा होता है, तो यहाँ लीनियर होना चाहिए, अजम्पशन ये है। सेकेंड वन इज नॉर्मल होने चाहिए। नॉर्मल कर्व कैसा होगा, जहाँ पर मीन एंड मोड इक्वल हो, यानी कि दोनों के थ्रू जो हम डेविएशन निकालें वो सेम आ रहा हो और ये दोनों इक्वल हो, यानी कि जो ग्राफ बने मीन और मोड का वो इस तरह का बने, बेल शेप्ड, राइट। तो अगर ऐसा बनता है तो वो नॉर्मल है, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मल का केस हमने स्क्यूड में पढ़ लिया था। ओके, सो ये दो पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पर ये कर्व क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना पूरी सीरीज को, इसी तरह होना चाहिए। तो नॉर्मल क्लियर। नाउ कैजुअलिटी। सो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कोरिलेशन हमें डायरेक्शन भी बताता है और साथ में डिग्री भी बताता है। तो उनके बीच में इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि x एंड y अगर दो वेरिएबल हैं तो कॉज एंड इफेक्ट का उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्क्राइब नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेशन बट ऑल्सो डायरेक्शन। तो यहाँ बता रहा है कि ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है, डिग्री भी बताता है। ओके, सो फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट। So now it's clear to you. The coefficient of correlation is said to be measure covariance between the two series. यानी कि दो सीरीज के बीच में वेरिएंस कितना आ रहा है उसको मेज़र करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थ्रू। एंड कोवेरियंस जो दोनों सीरीज का होता है वो है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। यानी कि हम जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बी एक्स वाई इंटू, यहाँ पर जगह कम है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स एंड अंडर रूट। यानी कि दोनों जो सीरीज हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन, रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपको ज्योमेट्रिक मीन वगैरह सब
हम पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन को, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी हैं। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।